नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैने की मैथमेटिक्स में। उत्तराखंड एलटी गणित के दोस्तों फॉर्म आ चुके हैं और अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। 3 महीने का दोस्तों आपके पास समय रहेगा। जुलाई में आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। उत्तराखंड एलटी गणित के दोस्तों सिलेबस में इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। फिजिक्स और मैथ्स दोस्तों आपकी 50 नंबर की आने वाली है। इसके अलावा जो पार्ट 1 है जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके देखने को मिलेगी, वो 50 नंबर की सेपरेट आपको देखने को मिलेगी। 50 नंबर मैथ्स एंड फिजिक्स में दोस्तों आपका मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्रम संख्या में दोस्तों बदलाव किया है। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों वो सेट थ्योरी रहने वाला है। आज हम दोस्तों इस पहले चैप्टर सेट थ्योरी की क्लास दोस्तों आपके सामने लेकर आए हैं। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस क्लास, और अगर लाइक करते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बेसिक टॉपिक भी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। दोस्तों ये बेसिक है लेकिन आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर आपको आती है तभी जाके आप आगे कुछ अच्छा करेंगे। तो साथ सबसे पहले दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट्स के बारे में दोस्तों आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन रियल एनालिसिस इन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसके अलावा जो रिलेशन फंक्शन है दोस्तों, रिलेशन फंक्शन में जैसे रियल फंक्शंस हैं, वहां पर भी दोस्तों आपसे रेंज एंड डोमेन वाले क्वेश्चंस में भी दोस्तों ये आपकी मदद करेगी, ठीक है ना। तो इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सेट्स की। सेट्स क्या है दोस्तों? सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो एक सेट है वो क्या है दोस्तों? एक कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी कह सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं, इसमें सभी चीजें दोस्तों इंक्लूड हो जाएगी। इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब यही है दोस्तों कि ये पूरी तरह से परिभाषित होना चाहिए। इसमें कोई भी वेज स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो कि आपका डाउटफुल है। मैं कहता हूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल दोस्तों पूरी तरह से डिफाइंड है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो ये दोस्तों आपका क्या है? एक सेट ये दोस्तों बनाता है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। इसमें दोस्तों कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूंगा एनी 5 नेचुरल नंबर, तो ये दोस्तों पूरी तरह से परिभाषित नहीं होगा। एनी 5 नेचुरल नंबर कोई भी हो सकते हैं, और वहां पर दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो आपका पूरी तरह से परिभाषित नहीं होगा। ऐसे ही मैं कहता हूं कि भाई इस समय पर हमारी जो वर्ल्ड कप दोस्तों चल रहा है, और इस समय पर दोस्तों हमारी इंडियन टीम में जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, तो पूरी तरह से दोस्तों वो आपके डिफाइंड है। वो आपके एक सेट बनाएंगे। अभी हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर जो अभी, या हम 15 का अगर स्क्वाड ले ले, तो 15 प्लेयर दोस्तों जो वर्ल्ड कप टीम के लिए चुने गए हैं, तो दोस्तों एक सेट बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बेस्ट 5 क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो दोस्तों वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होगा? वो सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा। वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो गया उसके आंसर, क्योंकि वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ना रह के एक सब्जेक्टिव मैटर बन जाएगा। ओके, तो पूरी तरह से क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उनको दोस्तों हम एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ सेट बोला जाता है। और जो उनकी मेंबरशिप है वो डिफाइंड होती है बाय सेटिंग कंडीशन। कंडीशन जैसे मैंने आपको बता दी, कंडीशन कोई भी हो सकती है। मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, या फिर मेंबर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, कोई भी छात्र हो सकते हैं। मैं कहता हूँ भैया हमारे पास XYZ कोई स्कूल है, उसमें 12th में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, तो वो क्या है? सेट्स बनाते हैं। ओके, इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या है? सेट्स है। ओके, तो जो एलिमेंट ऑफ द सेट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। मैंगो हो सकते हैं, पेन है, सन है, मून है, रिवर है, कुछ भी दोस्तों हो सकते हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अब इसके बाद दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि बहुत आसान आसान से एग्जाम्पल है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है भाई इंग्लिश में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। क्या होती है? AEIOU। ये आपका क्या बनाते हैं दोस्तों? सेट बनाते हैं। इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए को अगर आप 2 बार रिपीट करेंगे तो वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? रिपीटेशन कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है। ये आपके पहले 5
प्राइम नेचुरल नंबर है, ठीक है। इस तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन इज अ सेट। इंडियन यूनियन में जितने भी आपके राज्य हैं वो आपके क्या बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपने समझना है, ठीक। द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन इज अ सेट। जितने भी अभी तक हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं इंडियन यूनियन में, तो वो भी क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन इन अ टेस्ट मैच, ये भी आपका क्या एक सेट है, पूरी तरह से दोस्तों क्या है, परिभाषित है। द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस विद सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि आपके पास दोस्तों एक आप इस तरह का सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसकी रेडियस 1 है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे दोस्तों क्या कहलाएंगे, एक सेट को दोस्तों क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों आप देखेंगे जो कि सेट का एग्जांपल नहीं है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये दोस्तों गुड प्लेयर क्या है, वेज है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये दोस्तों सब्जेक्टिव है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल इज नॉट अ सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन अ स्कूल इज अ सेट, ये इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब बारी आती है दोस्तों इसकी नोटेशन की। नोटेशन में हम दोस्तों सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरह से दोस्तों पी एक्स क्यू वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर की जो एलिमेंट है दोस्तों, हमेशा उसको हम स्मॉल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कहूंगा भाई ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट, तो हम इसको दोस्तों किस तरह से दिखाते हैं, सिंबल से दिखाते हैं, इज द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, एंड इफ ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, तो दोस्तों हम इसको ऐसे दिखाएंगे, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये ए कैपिटल ए से बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो ये चीज आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे मान लेते हैं 2 आपका नेचुरल नंबर है, तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन करते हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है, बेसिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद हम सेट्स में कुछ इनफाइनाइट सेट्स की बात करेंगे, अभी हम फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स पे भी आएंगे। लेकिन देखिए, n द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, z is a set of integer, z प्लस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होंगे दोस्तों, 1 2 3 से लेके आगे की ओर को, ठीक है ना। q द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दोस्तों क्या होते हैं, जनरली दोस्तों जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, जहां पर p और q का आप जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों 1 होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये q प्लस होता है जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। R क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, R प्लस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम कैसे दिखाएंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी, इस तरह से दिखा सकते हैं। C क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम इसको दोस्तों क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये नोटेशंस हैं, तो नोटेशन को ध्यान में रखें। देखिए आप जब आगे जाके हम दोस्तों रियल एनालिसिस करेंगे, काफी अच्छे से दोस्तों ये आपकी नोटेशंस हैं, अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। अब दोस्तों आती है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेट, यानी कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दोस्तों 2 मेथड होती है। पहली मेथड होती है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड दोस्तों हम क्या करते हैं, जनरली इस मेथड में दोस्तों हम ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिए वो रोस्टर मेथड में मैंने आपको डिफाइन किए। ब्रैकेट होते हैं और जिस जो इसमें आपके एलिमेंट को दोस्तों हम लिस्ट करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं बाय द कॉमा। जैसे मैं वो कहूंगा भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5, ये दोस्तों आपकी कैसी मेथड है, रोस्टर मेथड है। हमने क्या किया, एलिमेंट को दोस्तों इस तरह से लिस्ट कर दिया है और इनको सेपरेट किया है बाय द कॉमा और इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखा है। इस तरह से दोस्तों हम इसको रख सकते हैं। जैसे यही वाला हो गया द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, जितने भी इवन नेचुरल नंबर है, तो दोस्तों इस तरह से इसको हम रोस्टर मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, रोस्टर मेथड होती है। अगली जो मेथड होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और भी एग्जांपल देके, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, इस तरह से दोस्तों इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटर्न इन द सेट मेक्स नो डिफरेंस। ये अगर मैं ए ई आई ओ यू की बात करूं या फिर ई ए आई ओ यू, ये सेम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी आगे जाके दोस्तों हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर रिपीटेशन भी अलाउड होगा, ठीक है।
तो वहां पर जो सेट्स है और जो सीक्वेंस है वो आपस में डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर डज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिपीटेशंस नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 1 2, तो ये दोस्तों बराबर है 1 2 के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सिमिलरली ये बराबर है किसके, 2 1 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। रिपीटेशन यहाँ पर चल जाती है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन हैज नो इफेक्ट। सिमिलरली जैसे 1 2 3 2 है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 2 3, ठीक है। तो ये आपने दोस्तों समझना है। इसके बाद अगली आती है दोस्तों सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है। देखिए जो रोस्टर मेथड है वो कन्वीनियंट नहीं है यूज करने के लिए, स्पेशली दोस्तों जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट्स की, जिनको कि हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। ओके, कभी कभार उसको प्रेजेंट करना आसान नहीं होता है, ठीक। तो ऐसे केसेस में सेट बिल्डर मेथड ज्यादा यूज होती है, इसका हर जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे कि सेट बिल्डर मेथड है क्या एक्चुअली, इसमें दोस्तों हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी आपका सेट है उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि जो एक्स है, अब ये एक्स है, तो एक्स की दोस्तों हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी होगी जो कि उसको पूरी तरह से डिफाइन करेगी कि एक्चुअली एक्स क्या है। तो उसको हम पी एक्स से डिफाइन करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, या एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको उसकी कैरेक्टराइज जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहता हूं भाई, अब इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा कि भाई हमने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स सच दैट, इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ओके। तो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ये है इसकी कि भाई एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये दोस्तों किसके बराबर है एक्चुअली, 1 2 3 4 5 के बराबर है, ओके। इसको तो दोस्तों हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक, जिनको हम इस तरह से लिख नहीं सकते। तो उसके लिए बेटर ये रहता है कि भाई सेट बिल्डर मेथड ही ज्यादा बढ़िया रहती है, वहां पर ही हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं भाई एक एक प्लेन है, ठीक है, कोई भी आपका प्लेन है, या फिर आपका एक सर्किल है, जैसे हमने पढ़ा एक सर्किल है और जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, और उसका जो सेंटर है ओरिजिन पे है, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, तो उसको हम क्या रोस्टर मेथड में डिफाइन कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें सेट बिल्डर मेथड ही चाहिए होगी। तो मैं जितने भी पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन सच दैट कि भैया इट इज ऑफ यूनिट रेडियस, एक सर्किल है, सर्किल के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है उसको इस तरह से हम लिखित में ही डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि थ्योरी में डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर उसको रोस्टर मेथड से डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों जो सेट बिल्डर मेथड होती है ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा अच्छे से हम इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये स्पेस बचाती है, सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक। तो देखिए जैसे कुछ इसके एग्जांपल हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इवन नेचुरल नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स बराबर दोस्तों क्या लिख दिया, 2n लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिखो, एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एन इज नेचुरल नंबर, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो होगा इस तरह से सेट बन जाएगा। तो उसको हम खोलेंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा 2 4 6 8 ऐसे करके, ठीक है ना। ये आपका तरीका है। या फिर सिंपली आप इसको ऐसे लिखो कि भाई एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n, मतलब ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और आप सिंपली लिख दो n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये भी आपका क्या करेगा, सेम वर्क करेगा, इसमें भी ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। सिमिलरली जैसे ये सेट है, इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 8, या फिर इसकी जगह पे x लेस देन 9 भी आ सकता है, ठीक है। तो बात एक ही पड़ेगी। ऐसे देखिए जैसे ये वाला है 1 0 1 4 9 16, ओके। नाउ ए क्या है दोस्तों, इस तरह से है कि भैया एक्स स्क्वायर है, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या है, जेड है, ठीक। तो आपने कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी दिखा दी कि भैया एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड। ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डर मेथड है। यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई डाउट है? क्या साउंड प्रॉब्लम हो रही, क्या साउंड प्रॉब्लम है क्या? सभी को आ रही?
जी माइक ऑफ करो अपना, अकरम खान जी अपना माइक ऑफ करो। अभी ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, ओके है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट्स की। कौन कौन से टाइप्स हैं सेट्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट का मतलब क्या है दोस्तों कि एक सेट एम्प्टी सेट तब कहलाएगा, या फिर उसको नल सेट कहेंगे या फिर वॉइड सेट कहेंगे, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो उसको हम दोस्तों कैसे डिनोट करते हैं? फाइव से दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो रोस्टर मेथड में दोस्तों हम इसको कैसे कहेंगे? फाइव, या फिर दोस्तों इस तरह से ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, इस तरह से। कभी फाइव के अंदर दोस्तों ब्रैकेट मत लगाना, क्योंकि अगर आप फाइव के ऊपर अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, पहले तो आप इसको समझ लेना। अगर मैं फाइव के ऊपर इस तरह से ब्रैकेट लगाता हूं तो इसका मतलब ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपका दोस्तों क्या बन जाता है? एक सिंगलटन सेट बनता है। ठीक है ना? तो फाइव के ऊपर कभी ब्रैकेट नहीं लगता है, फाइव ऐसे ही लिखा जाएगा, और या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। ठीक, आपने यही ध्यान रखना है। और अगर अगर मैं इसको एम्प्टी सेट्स को अगर मैं सेट बिल्डर मेथड से दिखाना चाहूँ तो कई सारे तरीके हैं, जैसे कि ये है एक मेथड कि भाई एक्स एक रियल नंबर और एक्स का स्क्वायर -2। तो आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है? एक ऐसा कोई एलिमेंट रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर क्या हो जाए? -2 हो जाए। सिमिलरली एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना? तो अगर आप बात करेंगे एम्प्टी सेट्स को सेट बिल्डर मेथड में तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन रोस्टर मेथड में हम इसको जनरली ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई सेट है उसमें कम से कम अगर एक एलिमेंट है तो उसको हम नॉन एम्प्टी या फिर नॉन वॉइड सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉइड सेट्स एंड नॉन वॉइड सेट्स, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब यह है कि एक सेट है, अगर वो सिंगल एलिमेंट को कंटेन किया हुआ है तो उसको हम सिंगलटन सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? 5 इज अ सिंगलटन सेट। या फिर मैं कहूंगा द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना? तो सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर दोस्तों क्या है? वो 2 है खाली। ठीक है, इवन प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है ना? तो इवन प्राइम नेचुरल नंबर केवल एक ही होता है, 2 होता है। तो ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? ये आपका क्या है? ये आपका 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका क्या है? इवन प्राइम नेचुरल नंबर है। तो इवन प्राइम नेचुरल नंबर आपका क्या है दोस्तों? एक सिंगल सेट है। तो ये आपका क्या है? सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सिंगलटन सेट इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा सिंगलटन सेट्स के और भी तरीके हैं, जैसे मैं कहूंगा एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और मैं कहता हूं भैया 2 से लेके यहाँ पर आपका 4 है। ठीक है, सो इस तरह से 2 और 4 के बीच में दोस्तों आपका क्या है? 3 है। तो 3 इज आपका क्या है? ये आपका इवन प्राइम नेचुरल नंबर, सॉरी, ये आपका क्या है? 3 को, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? केवल 3 होगी। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है? इसमें हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट सेट। देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के बाद आया सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के बाद आएगा दोस्तों फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या है दोस्तों? एक सेट है वो फाइनाइट होगा, या तो वो वॉइड होगा यानी कि एम्प्टी होगा, या फिर इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, काउंटेड, या फिर लेबल्ड बाय नेचुरल नंबर। ओके, और दिस प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट्स एट सर्टेन नेचुरल नंबर। देखिए, कोई भी सेट है फाइनाइट सेट तब होगा या तो दोस्तों वो कोई एम्प्टी सेट है, ओके, एंड इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों आप उसको लेबल कर सकते हैं विथ नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर क्या होंगे? किसी एक सर्टेन नंबर पर
क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक, मतलब जैसे आप इस तरह से मानो कि जैसे मेरे पास एक नंबर है, जैसे मेरे पास एक सेट है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको लेबल कर सकते हैं विथ नेचुरल नंबर। जैसे इसको आपने मान लिया पहला एलिमेंट, फिर ये दूसरा एलिमेंट, फिर ये तीसरा एलिमेंट, इसको चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम काउंटेबिलिटी ऑफ सेट पढ़ते हैं रियल नंबर्स में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो अगर कोई सेट है वो फाइनाइट सेट कब कहलाएगा, या तो दोस्तों वो आपका एम्प्टी सेट हो, यानी कि कंटेनिंग नो एलिमेंट, और या फिर दोस्तों हम उसको लिस्ट कर सकते हैं विथ नेचुरल नंबर। हम उसको काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 से लेके, और वो टर्मिनेट हो जाएगा किसी सर्टेन नेचुरल नंबर तक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। देखिए कोई भी फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट्स में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो कार्डिनल नंबर है दोस्तों कितना है, 5 है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज नोन एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट्स। अकरम खान क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ एम्प्टी सेट। व्हाट इज द नीड ऑफ एम्प्टी सेट, देखिए व्हाट इज द नीड ऑफ जीरो, जीरो की क्यों जरूरत है भाई, ये बताओ भाई, एक बार बताओ। जैसे आपको इतना पता है कि जितने भी आपके कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि सेट्स के अंदर नहीं आएंगे, उसी लिए फाइव की जरूरत होती है। आप ये बताओ कि जीरो की जरूरत क्यों है फिर। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें फाइनाइट सेट्स। अब इसके बाद क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट्स। अ सेट whose elements cannot be listed by natural number for any natural number n is called an infinite set। एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है जो कि आप नेचुरल नंबर से लेबल्ड तो कर पाए, लेकिन आपका जो n है वो टर्मिनेट ना हो पाए। आप उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सिंपली बोलेंगे कि एक एलिमेंट्स है जिसको कि आप लिस्ट तो कर पाए नेचुरल नंबर से, कैन नॉट बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। आप यानी कि आप इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, जैसे मैं कहता हूं कि नेचुरल नंबर की बात करते हैं, जैसे 1 2 3 से 4 से लेके आपका चलता चला जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। आप इसको भले ही लिस्ट तो कर लेंगे 1 2 3 से लेके, लेकिन किसी एन तक आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है ना, तो आपको मैं इतना, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों डिफाइन कर दो, सिंपली बोलो भाई फाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट से। लेकिन दोस्तों जब आप आगे जाके कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम जाके, जब रियल एनालिसिस में, तो वहां पर दोस्तों आपकी चीजें काफी काम आएगी कि भैया एक काउंटेबली फाइनाइट सेट्स होता है, एक आपका अनकाउंटेबल सेट्स होता है, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स होता है। तो एक्चुअली जो नेचुरल नंबर है वो आपका काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है, वो हम क्यों कह रहे हैं, वो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं क्योंकि आप इसको दोस्तों इसकी इसको लेबल तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कोई एक ऐसा फाइनाइट नंबर नहीं डिफाइन कर सकते कि जहां पर ये टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन, तो वैसे अगर सामान्य भाषा में बोलेंगे तो इनफाइनाइट सेट्स क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें आप उसके नंबर्स को लेबल कर सकते हैं विथ नेचुरल नंबर, और जो लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, और ऐसी जो इनफाइनाइट सेट होगा आप उसको क्या बोलेंगे कि जिसमें आप या तो आप उसको बिल्कुल आप नेचुरल नंबर से लेबल ना कर पाए, या फिर उसमें क्या हो कि भैया आप उसको कोई एक ऐसा फाइनाइट एन ना ढूंढ पाए आप। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे फाइनाइट सेट्स के कुछ एग्जांपल हैं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100 डेफिनेटली क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट ऑफ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, फाइनाइट सेट्स। द सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर एक ही होता है, 2। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। एक सेकंड रुको।
ये क्या हुआ? चलिए, अब दोस्तों हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट्स की कुछ एग्जांपल्स की। तो देखिए, इनफाइनाइट सेट्स की क्या क्या एग्जांपल हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इनफाइनाइट सेट्स हैं। द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, जितने भी आपकी लाइन्स है प्लेन में वो भी आपका इनफाइनाइट है। ऐसी दोस्तों ये है 0 से लेके 1। अब आप देख सकते हैं तो 0 से लेके 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो आप इसको दोस्तों कैसे दिखाते हैं, आप इस तरह से दोस्तों इसको दिखाते हैं। ये एक इंटरवल का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आपको पता है 0 से लेकर 1 के बीच में क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट्स हैं, या तो आप इसको लेवल ही ना कर पाए नेचुरल नंबर से, और अगर कर भी रहे हैं तो फिर आपको फाइनाइट एन प्राप्त ना कर पाए, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा इक्विवेलेंट्स ऑफ सेट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स तभी होंगे दोस्तों जब उनके कार्डिनैलिटी इक्वल होगी, यानी कि उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, यानी कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो टू फाइनाइट सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट तब होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होगा। तो इस तरह से आपने समझना है, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, आप देखिए, जैसे ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर एबीसी है, तो दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब इक्वल सेट का क्या मतलब है कि इक्वल सेट, देखिए समझिए, इक्वल सेट का मतलब ये है कि अगर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तो उस केस में हम ए और बी को इक्वल सेट बोलते हैं। अब इसको भी समझने वाली बात है। मैं कहूंगा कि भैया अगर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, फॉर ऑल इज द एलिमेंट ऑफ ए implies a is the element of b, and similarly for all b is the element of b implies b is the element of a। तो मैं कहूंगा भैया a बराबर क्या होगा, b होगा। देखिए लिखने का तरीका ये रहता है, यानी कि a अगर एलिमेंट है a का, तो वो a b का भी एलिमेंट होना चाहिए, और b अगर एलिमेंट b का है तो b a का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो उस दोनों कंडीशन को मिला के हमारा क्या बनता है, a बराबर b बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ए का यहाँ पर हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है। अभी इतना मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूं आपको, ये हम आगे जाके सबसेट्स की डेफिनेशन में इस चीज को समझेंगे। तो ए बराबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स में केवल और केवल क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनैलिटी इक्वल होती है। तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट तो है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। जैसे ये एग्जांपल दिखा रखा है, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा सबसेट का। अब देखिए सबसेट को आपने समझना है। सबसेट में क्या है कि वो जो हमने पहली वाली प्रोसेस की थी वो एक तरफा होगी बस, ठीक है। अगर मैं कहूंगा ए और बी दो सेट हैं, तो ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, दैट्स इट, ओके। यानी मैं कहूंगा कि अगर ए का फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए implies ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, तो मैं कहूंगा ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट्स इट। अब यहां पर दूसरी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं। अब दूसरी प्रोसेस अगर ऐसा होता है कि भैया दूसरी प्रोसेस भी आ गई कि भैया बी इज द एलिमेंट ऑफ बी implies बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, सो इट सिंपली मींस दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो देन क्या होता है, ए बराबर बी होता है। तो ये कंडीशन यहां से निकल के आती है, समझ रहे हो। तो कंडीशन को समझना है कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी, और ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ए इज द एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज इज द एलिमेंट ऑफ बी, ओके। तो ए बी का सबसेट कहलाएगा और बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। If A is A is not the subset of B, तो इसको हम लिखेंगे A is not the subset of B, ओके। अगर A is not the subset of B है, इसका मतलब है कि इसको आप भी समझेंगे, अगर A सबसेट है B का नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा A का विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ B। ऐसे भी समझ सकते हैं भाई। अगर मैं कहता हूं A is the element of A,
एंड ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट पक्का रहा होगा जो कि बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा आपने सेट थ्योरी को अच्छे से समझना है। इसके बाद अगला देखेंगे, हर सेट अपना सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है हर सेट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट हमेशा अपना सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वही डेफिनेशन है, मैं ये कहूंगा कि अगर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए है तो ये इंप्लाइज करता है ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो ए शुड बी द सबसेट ऑफ ए, दैट्स इट। एंड सिमिलरली ये थ्योरी यहां से उल्टी चलेगी तो फिर ए इज द सबसेट ऑफ ए आ जाएगा, तो ए बराबर ए हो जाएगा। भाई वही है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, सो वी नो दैट ए बराबर बी होता है। तो वही दोस्तों चीज यहाँ पर थ्योरी चलेगी। तो हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। इसके अलावा दोस्तों जो फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो हर का सबसेट होता है। ठीक है, हर सेट का सबसेट होता है। फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए एक सबसेट है ए का, मान लेते हैं मान लेते हैं ए कोई सबसेट है बी का, वो प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा कि जब ए बी के बराबर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी राइट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ए का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। मतलब कि आप ये मान के चलो कि ये 1 2 3 4 5 है, ये आपका बी है, तो ए इसका प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा 1 2 3 4, यानी कि 5 ऐसा एलिमेंट है बी का जो कि ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। और नॉट सबसेट की क्या डेफिनेशन है कि मान लेते हैं दोस्तों इसमें कोई 6 एलिमेंट है, ये 6 है, तो 6 इज द एलिमेंट ऑफ ए बट 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, सो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन ऊपर वाली। ठीक, तो ऐसे आपने इसको यहां पर समझना है कि क्या इसका मतलब है। ठीक, ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, बट 1 4 इज नॉट द सबसेट ऑफ 1 2 3 बिकॉज 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। ओके, तो ये आपके दोस्तों क्या है, सबसेट की डेफिनेशन है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है, ए इज प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा कि अगर कोई ना कोई कैसा एलिमेंट होगा बी का जो कि ए में नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इस डेफिनेशन से देखा जाए कि भैया हर सेट अपना सबसेट होता है, इसका मतलब ए स्वयं ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ये कैसा सबसेट होता है, इम्प्रॉपर। ओके, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट। तो अगर मैं कहता हूं कि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो कैसा सेट है वो, इम्प्रॉपर सबसेट है, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवल सबसेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने यहां पर ध्यान में रखना है कि ट्राइवल सबसेट या फिर इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे। हम सिंपली ये समझेंगे कि अगर A is the subset of A, तो it is improper सबसेट। ठीक है, और कोई भी दोस्तों B A का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा when कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा A में जो कि B में नहीं होगा। ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने दोस्तों यहां पर ध्यान में रखनी। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों आप समझ में आ गए। तो इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए फाई क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी का देखो क्या, मैं कहूंगा फाई इज द सबसेट ऑफ ए, ये कैसा सेट सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ फाई, फाई का तो एलिमेंट हो ही नहीं सकता वो, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए जो फाई है वो क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के।
रेशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के और रियल नंबर सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसका मतलब है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर और एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर। ठीक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया मैंने बोल दिया उल्टा। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर एंड एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर और एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उल्टा बोल दिया मैंने स्टेटमेंट। ठीक, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है और हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। लेकिन इसका रिवर्स जो मैंने पहले बोला वो सही नहीं है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर, इसी डेफिनेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है? सबसेट्स का आपको फंडा समझ में आया? बाकी लोगों को नहीं आया समझ में? एक ही आदमी को समझ में आया यहाँ पर? अब देखिए सबसेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हर सेट अपना सबसेट होता है, लेकिन वो कैसा सबसेट होगा? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये कैसा होता है? प्रॉपर। अगली बात, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n। ध्यान रखेंगे, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं उसमें? 2 की पावर n। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है 1 2 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8 इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। कौन कौन से बनेंगे? देखिए सबसे पहले तो कौन आएगा? 5, 5 हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद इसमें सिंगलटन सेट आ सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3। इसके बाद आप दो दो ले सकते हैं, 1 2 1 3 एंड 1 2 3। 1 2 3 से पहले आपका एक 2 3 आएगा और एक आएगा लास्ट में 1 2 3। ये देखो, क्योंकि खुद खुद भी आएगा, हर सेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके के आगे, 8 इसके आगे सबसेट आते हैं। ठीक, इस तरह से समझ सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब सिंपल सा है कि एक सेट है जो कि सारे सेट्स को कंटेन किया होता है इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। गिवन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो आपका कॉन्टेक्स्ट यदि सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सारे सेट्स को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे मेरे को भाई सिचुएशन है रियल नंबर में, तो भैया रियल नंबर नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, इंटीजर्स को कंटेन करता है, रेशनल नंबर को कंटेन करता है। तो इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट जो आर है वो आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अब अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिया हो, तो इन गिवन कॉन्टेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इन सबको कंटेन करता है, ये सब उसके सबसेट्स हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली जैसे हमारे पास दोस्तों एक स्कूल है, और स्कूल में दोस्तों क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज अ यूनिवर्सल सेट्स। और इसके अंदर दोस्तों क्या आएंगे? कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र, कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? और भी यूनिवर्सल सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल का मतलब ये है कि आपको जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है उसमें जितने भी सेट्स होंगे, जिस सेट्स के अंदर लाई करेंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट से डिफाइन करेंगे। जैसे कि देखिए, व्हेन वी स्टडी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन के सारे सारे पॉइंट्स वो क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दोस्तों एक्स वाई प्लेन के अंदर, जैसे आपके पास एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल सेट्स कहलाएंगे।
ठीक है। ऐसे दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपके पास एक सेट है ए बी सी है और आपके पास यहाँ पर एक ऐसा सेट है जो कि इन तीनों सेट्स को कंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो U है इसको हम क्या कर सकते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं क्योंकि इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट A इज अ सबसेट ऑफ U, B इज अ सबसेट ऑफ U एंड C इज आल्सो द सबसेट ऑफ U। ठीक हो गया। ये आपका दोस्तों बहुत बेसिक सा चीज है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए कोई सेट है, इसके आपने जितने भी सबसेट्स बनाए उन सबका अगर मैं कलेक्शन ले लूं या उनको मैं एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ए बराबर है 1 2 3। इसके जितने भी सबसेट्स है क्या क्या है दोस्तों 5 है, ये अभी हमने आपको बना के दिखाए थे। इन सबको दोस्तों मैं अगर मैं सेट के अंदर रख दूं तो ये क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए सिंपली क्या होगा भाई अगर इस सेट में n एलिमेंट है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं 2 की पावर n। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए सिंपली क्या कहलाएगा 2 की पावर n कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट इसमें होंगे। आप सब देख सकते हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 8 है। ठीक। तो पावर सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे पावर सेट ऑफ ए इज सिंपली दैट एस सच दैट एस इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन पावर सेट ऑफ ए के नाम से जाना जाता है। ओके। इसके बाद देखिए मान लेते हैं एक ऐसा भी केस हो सकता है कि आपके पास दोस्तों कोई वॉइड सेट हो यानी कि एम्प्टी सेट हो। ठीक है। देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा दोस्तों सिंपली देखिए फाइव फाइव यानी कि एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं देखिए 5 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 0 है ना। तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं 2 की पावर 0 यानी कि 1, एक सिंगल बनेगा। तो कैसे दिखाएंगे इसको, ऐसे दिखाएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा ऐसे दिखाया जाएगा ब्रैकेट में 5 क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। अब इसमें कितने हो गए एक एलिमेंट हो गया। तो आपसे किसने बोल दिया भाई पावर ऑफ ए निकालो तो क्या हो जाएगा भाई इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है एक, तो 2 की पावर 1 यानी कि इसमें दो एलिमेंट होंगे। आप तो कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा हर सेट का एक सबसेट होता है, क्या होता है 5। ठीक है। उसके बाद अब ये जो सेट है ये जो सेट है ये इसका इस तरह से आप ब्रैकेट लगा देंगे। ये इस तरह से आ जाएगा। तो 5 इसमें टोटल एलिमेंट कितना आ गया 2 आ गए। ठीक। तो दिखाने का दोस्तों आपका ये तरीका रहेगा। अब ऐसे आप क्या कर सकते हो पावर ऑफ ए निकाल सकते हो। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने जाएंगे, इसमें दो एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 यानी कितने हो गए 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये आपका इसमें तरीका रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे यही वाला हमें दे रखा है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ 5 दे रखा है। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले पावर ऑफ 5 इसमें कितने एलिमेंट होंगे 1। तो पावर ऑफ 5 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए 2 हो गए। तो भाई पावर ऑफ जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ 2 है यानी कि इसको ए मान लो तो कितना हो जाएगा भाई 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको दिखाने का तरीका कैसे है देखिए मान लेते हैं 5 है तो अगर आप इसका पावर ऑफ 5 बनाएंगे तो कैसे बनेगा ऐसे बनेगा ये। अब इसके बाद आपने निकाला भाई पावर ऑफ 5 यानी कि आप क्या करेंगे सबसे पहले तो हर सेट का क्या होता है एक सबसेट क्या 5 और फिर वो खुद सेट भी होता है ये। अब इसके बाद आप निकालेंगे पावर ऑफ 5, ये निकालना है पावर ऑफ 5 ये। तो इसके कितने बनेंगे क्योंकि दो एलिमेंट है तो 4 बनेंगे। तो कैसे कैसे बनेंगे सबसे पहले इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर ए और बी होता तो कैसे होता ऐसे होता। पहले आप ए में ब्रैकेट लगाते फिर बी में ब्रैकेट लगाते फिर एक 5 लिखते और फिर क्या लगाते ए बी को लिख देते ऐसे। ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो कि ये ए है तो पहले आप क्या लगाओगे इसके ऊपर ब्रैकेट लगाओगे, फिर ये बी है तो इसके ऊपर भी एक और ब्रैकेट लगाओगे तो डबल ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा एक फाइव आएगा एम्प्टी तो रहता है हमेशा और फिर क्या होगा इस पूरे को लिख दोगे। तो कैसे लिखोगे ऐसे 5, 5 ये। तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक।
तो लिखने का ये आपका बेसिक तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे भाई? अब कायदे से इसको कैसे लिखना चाहिए? इसको ऐसे लिखना चाहिए, पहले 5 आएगा, फिर आपका ये आएगा, फिर आपका ये इस तरह से आ जाएगा, देन उसके बाद आप इस तरह से लिख देंगे 5 5 ये, ठीक, ये इस तरह से, ठीक। तो ये आपका तरीका रहेगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट किया। तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ 5। ओके, तो यहां पर तक सब ओके है? हम्म, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। आपने सिंपली करना क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर, देखो मैं एक बार फिर से बताता रहा हूं, 5 है, ठीक। आपको इसका, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास ए होता है, इमेजिन करो आपके पास ए होता, तो इसका आप सबसेट कैसे बनाते हैं? आप इसको कैसे लिखते? पहले आप 5 लिखते, फिर ब्रैकेट में ए लिख देते, यही तो होता तरीका, है ना? तो आपके पास जैसे 5 है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो ब्रैकेट में 5 लिख दिया, ये, क्योंकि 5 में कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, ये इस तरह से लिखा होगा ना ब्रैकेट में से 5 करके, ऐसे लिखा होगा, फिर आप इसको ऐसे बनाएंगे। अब ये ऐसे ओपन ब्रैकेट है, तो पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लाना पड़ेगा, यानी एक एलिमेंट आएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद फिर से बनाओगे, तो सबसे पहले तो एक 5 आ जाएगा, हर सेट का सबसेट, फिर इस एलिमेंट को लिख दोगे, ये इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर इसका बना रहे हो, तो देखो ये आपके पास 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट है, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले सबसे पहले तो हर सेट का सबसेट 5, फिर इसके ऊपर ब्रैकेट यानी कि ये, फिर इसके ऊपर भी ब्रैकेट यानी कि ये, और फिर ये दोनों को, तो कैसे 5,5 ये, तो कितने हो गए? 4 हो गए ना एलिमेंट। इस तरह से दिखाने का तरीका रहेगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप यहां से भी क्या कर लेंगे, पावर ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे पावर ऑफ ए, तो ये देखिए आपके पास क्या है, एक सेट है ए, इस तरह से बी है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले आपके लिखेंगे 5, हर सेट का सबसेट, इसके बाद ये ए है एलिमेंट, तो ए के ऊपर क्या लगेगा? ऐसे ब्रैकेट लगेगा, फिर बी एलिमेंट है उसके ऊपर भी ब्रैकेट आ जाएगा, तो डबल ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लिख देंगे पूरा, क्योंकि हर सेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है, इस पूरे सेट को लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से ये बाहर से ब्रैकेट लग जाएगा। तो अब आ गया समझ में? अब ओके है? इसके बाद अब आता है अगला, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये वेन डायग्राम, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत दोस्तों इसका बहुत ज्यादा वाइटल यूज होता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम दोस्तों एक ऐसा डायग्राम है जिसकी मदद से एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इवन उसको एक सामान्य सा भी जो आदमी है उसको समझ सकता है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम जनरली क्या है, सेट थ्योरी में भी दोस्तों इसका यूज होता है। सेट थ्योरी में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, उसको दोस्तों हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, और उसके अंदर के दोस्तों जो सेट्स होते हैं उनको जनरली हम सर्किल या फिर किसी और आकृति से शो करते हैं। कभी कभार हम ट्रायंगल का यूज करते हैं, या फिर कभी कभार हम किसी अन्य शेप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली दोस्तों हम किसी क्लोज कर्व का यूज करेंगे, जनरली सर्किल का दोस्तों यहाँ पर यूज होता है, ठीक है ना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट है, उसको दोस्तों हम ऐसे यहाँ पर ये स्क्वायर से दिखाएंगे या फिर एक रेक्टेंगल से दिखाएंगे, और उसके जो सबसेट्स हैं उसको हम क्लोज कर्व से दिखाते हैं, यूजुअली सर्किल, ठीक है, विद इन द रेक्टेंगल। तो ये आपका वेन डायग्राम है, ठीक।
इसके बाद अब जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम की मदद से दोस्तों हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमने सबसे पहले जब हम पढ़ना दोस्तों हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि भाई जो मैट्रिक्स होते हैं इसके बीच में भी ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर्स होते हैं, लाइक नंबर्स हैं उनके बीच में भी क्या होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। हमने वेक्टर्स पढ़ा था कि भाई जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है ना। अब ऐसे ही दोस्तों आपके ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में। सेट्स को भी दोस्तों आप सामान्य तौर पे जो जोड़ना गुणा घटाना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके बीच में भी दोस्तों क्या होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं जो कि सामान्य ऑपरेशन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। उन ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ सेट्स का सिंपल सा क्या मतलब है कि मान लेते हैं अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, then union of A and B is the set of all those elements which either belongs to A or to B or both A and B। यानी कि अगर मैं यूनियन की बात करूंगा तो वो सभी एलिमेंट्स जो कि या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। तो आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये नीला क्षेत्र किसको दिखाता है, ये नीला क्षेत्र किसको दिखाता है, ये ए यूनियन बी को शो करता है, ठीक है। बहुत आसान है। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे ए एंड बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो यूनियन के लिए दोस्तों क्या होता है, और का यूज होता है, ठीक है। और ये आप अभी से समझेंगे तो बहुत आगे तक दोस्तों काम आएगा, ठीक है। इवन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी के या फिर आपके सेट थ्योरी के या फिर जो भी आपके प्रश्न आते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो आप अगर इसको कैसे दिखाएंगे भाई, आप इसको ऐसे कहेंगे कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। सो इसका मतलब है कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब ये जो प्रोसेस है दोनों हो रहे हैं, अगर यहां से यहां को भी दोस्तों आप जा सकते हैं और यहां से यहां को भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो दोस्तों ये सिंपली इंप्लाइज करता है कि x is not the element of A and x is not the element of B। भाई अगर x A एंड B का एलिमेंट नहीं है तो x A का भी एलिमेंट नहीं होगा एंड B का भी एलिमेंट नहीं होगा, ये 100% श्योर है। मतलब क्लियरली कह सकते हैं कि अगर x A एंड B का एलिमेंट नहीं है तो x A का भी एलिमेंट नहीं है एंड x B का भी एलिमेंट नहीं है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। ए यूनियन बी अपने आप में सबको लिए रहता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं कहता हूं कि x इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, तो इतना तो क्लियर है दोस्तों कि जो x होगा वो एलिमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होगा, या तो ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट, या जो या फिर दोनों में, ठीक। तो ये आपने यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि इफ आई से x इज द एलिमेंट ऑफ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो x है, जो एंड होता है, एंड का यूज किस लिए होता है, इंटरसेक्शन में यूज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझेंगे। अब यहां से दोस्तों एक चीज क्लियर है, ये जो a है, ये पूरा पार्ट क्या है दोस्तों, a है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो a है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, क्लियर है। एंड सिमिलरली बी भी दोस्तों इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है जो बी है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ये हमेशा ध्यान रखिए कि भैया जो ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी भी क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। तो यहां से आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए है तो इट इंप्लाइज ए इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। आप इस तरह से बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली मैं कहूंगा बी इज द एलिमेंट ऑफ बी सच दैट B is also the element of A union B। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस चीज को आपने प्रैक्टिकली दिमाग में सोचना है, ठीक। कोई इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस लेकिन समझते हुए चले जाना है कि अगर ए का कोई एलिमेंट बिलोंग करता है ए में तो डेफिनेटली वो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। बहुत आसानी से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं कहता हूं ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 2 4 6। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 2 3
4 6, देखिए रिपीटेशन नहीं करना है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब आप देखिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है। ए और बी का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। तो अगर अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं 7 है, 7 is not the element of A and B. It simply implies that 7 is not the element of A and 7 is not the element of B. आपके लिए दोस्तों देख सकते हैं, ना तो 7 A में होगा ना 7 B में होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इसको सेट बिल्डर मेथड में दिया गया है, x सच दैट x बराबर 2n प्लस 1, यानी कि जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं, और x बराबर 2n यानी कि जितने भी आपके इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो आप दोनों का जब यूनियन करेंगे तो आपको इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर अगर मिल जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। ठीक है भाई, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं पहले आपने वो रखने हैं। ऑड इंटीजर दोस्तों क्या क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो -3 -1 1 2, नहीं सॉरी 2 नहीं 3 5 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे दोस्तों जितने भी आपके इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर क्या होंगे, -4 -2 0 2 4 6। अब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको क्या मिल जाएंगे, सारे इंटीजर मिल जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह से। तो इस तरह से आप इनका यूनियन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनियन का तरीका। इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है वो आता है, मान लेते हैं आपके पास कोई फैमिली ऑफ सेट्स है, लाइक A1 A2 से लेकर AN है, ये कोई फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स है। तो आप दोस्तों इन सभी के यूनियन को A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेके यूनियन AN है, इसको दोस्तों आप इस तरह से दिखा सकते हैं सिंबल से, यूनियन I बराबर 1 से लेकर N AI से दोस्तों आप इसको शो कर सकते हैं। ये इसका तरीका रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला ऑपरेशन ऑफ सेट्स, दिस इज यूनियन। नाउ नेक्स्ट डिफाइन करेंगे दोस्तों, वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को दोस्तों हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि मान लेते हैं आपके पास दोस्तों ए और बी दो सेट्स हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी का मतलब ये है ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि आपके ए और बी दोनों में बिलोंग करेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो नीला रीजन है जो ए में भी है और साथ में बी में भी है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा, मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसे करूंगा कि x सच दैट, इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड आ जाएगा यहाँ पर x इज एलिमेंट ऑफ b। इसका मतलब है कि यूनियन के लिए जहां और यूज होता था, तो इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जहां पर भी एंड लिखा होता है वहां पर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, क्लियरली दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो x is the element of A intersection B clearly implies that x is the element of A and x is the element of B. Okay, like अगर मैं कहता हूं x is the element of A union B, तो आप ये clearly नहीं कह सकते कि x is the element of A and x is the element of B। आप clearly नहीं कह सकते। ठीक है ना, आप सिंपली कह सकते हैं x is the element of A और x is the element of B। लेकिन अगर मैं कहता हूं x is the element of A intersection B, तो इसका मतलब है कि x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ बी। हाँ, लेकिन अगर आप x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कहूंगा, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। आप ये क्लियरली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहां पर समझना है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को बार बार ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल ए है और इसके अंदर दोस्तों इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए का सबसेट होता है। सिमिलरली ये आप बी के अंदर भी देख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ बी। जहां उल्टा था कि भाई ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर मान लेते हैं आपके पास A1 A2 से लेकर AN कोई फाइनाइट फैमिली है सेट्स की, तो उनके इंटरसेक्शन को दोस्तों आप कैसे दिखाते हैं, I बराबर 1 से लेके N AI से हम इसको शो करते हैं। तो A1 A2 से लेकर AN इन सब का दोस्तों आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट इंटरसेक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, सो दिस इज इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। तो ये दोस्तों यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है,
ए में 1 2 3 4 5 है, बी में आपका 1 3 9 12 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है, कौन है, एक तो 1 है 3 है, तो आप इसको दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी आपके दो सबसेट्स हैं, ठीक, और मान लेते हैं जैसे मैं कहता हूं भैया ए में है 1 2 3 और बी आपका इस तरह से है 3 है मान लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के बराबर हो जाएगा। ये क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक रूल क्या क्लियर होगा, रूल सिंपली ये कहेगा कि भैया अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो बी के बराबर होता है। ठीक है, बहुत आसान सा रूल है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ए और बी में कॉमन कौन होगा, ऑफ कोर्स ए होगा। ठीक, समझ रहे हैं। अब इसी रूल को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा भैया कि ए इज ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो भैया इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी है उसका मैं इंटरसेक्शन अगर ए से करूंगा, तो क्या आना चाहिए दोस्तों, अगेन ए इंटरसेक्शन बी ही आना चाहिए भाई, क्योंकि ये इसका सबसेट है ना भाई, रूल ये तो भाई इंटरसेक्शन बी शुड बी एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए शुड बी क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा भाई ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही आप नियम किसमें बना सकते हैं, यूनियन में बना सकते हैं। देखिए यूनियन में क्या है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा, आप इन दो एग्जाम्पल को देखिए, ये दो इन एग्जाम्पल को देखें, तो भैया यहां से ए यूनियन बी, क्या है यूनियन बी, वो है 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए के ही बराबर होता है। क्लियरली दोस्तों ए आ रहा है ना। तो ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, यहां पर भी रूल बना सकते हैं कि भैया हम जानते हैं ए यूनियन बी का सबसेट होता है ए। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे मिलेगा ए यूनियन बी, है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। और सिमिलरली ए क्योंकि सबसेट है ए यूनियन बी का, तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करूंगा, तो भी दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है ए यूनियन बी का। तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूंगा ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है, ऑफ कोर्स आपका ए कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसे करके आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है। ऐसे दोस्तों अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको बताइए, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे प्रश्न है बार बार दोस्तों इस तरह से आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इंटरसेक्शन बी के कॉन्सेप्ट में आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये 3n है, यहाँ पर आपका 4n है, तो आपने क्या देखना है दोस्तों कि इन दोनों में जो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों इस केस में क्या होगा कि भैया x वो इंटीजर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स में, 3 के मल्टीपल्स में इंटीजर्स क्या क्या होंगे देखिए, जैसे कि -6, -3, 0,
3 6 ऐसे करके। एंड सिमिलरली 4 के जो मल्टीपल्स में होंगे इस तरह से होंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन का मतलब सिंपल सा है कि आपने क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। किस किस का, 3n 4n का। तो कितना आएगा दोस्तों एलसीएम, 12n का। ये देखिए, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, आपके पास वो सेट हो गया। आप क्लियर दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 9, और फिर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये 12, ठीक है। यहाँ पर भी आपका बाद में -9 और 12, यहाँ पर भी आपका 12 आएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 12 के मल्टीपल इसमें कॉमन आएंगे, ठीक। तो क्लियर है दोस्तों की जो आपका ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करेंगे तो किस तरह से आएगा सेट, वो आएगा x such that x is the element of, या x बराबर 12n where n is the element of z। तो हमेशा क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में इस तरह से एलसीएम हम ले लेते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है, ठीक। तो ये आपने यहां पर समझना है। इसके बाद अगला आता है दोस्तों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है कि दो सेट्स हैं, वो आपके डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट, ठीक। इससे पहले जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने इसको कैसे दिखाया, कैसे लिखा था, x such that x is बराबर 2n और n इज द एलिमेंट ऑफ n, इसको a मान लेते हैं। और ऐसे में b को सेट लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो भी कैसे, ऑड। तो ऐसे लिखाऊंगा 2n प्लस 1 वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। आपको पता है जो इवन नंबर्स होते हैं वो कैसे दिखाते हैं, ऐसे होते हैं 2 4 6, ये ऐसे करके, इसको हम 2n-1 से दिखाते हैं, ठीक है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा भैया, 1 3 5 ऐसे करके। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे जो सेट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो इनको हम इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये है कि दोस्तों इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर ये डिसजॉइंट है तो क्या होंगे, इस तरह से होंगे, ये और ये अलग होगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको समझ में आया कि ये जो सेट है ये इस तरह से हम दिखाएंगे, तो ये इस तरह से हो सकता है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट, ठीक। ये आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। और ओवरलैप में क्या होगा कि एक सेट दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, एक सेट ऐसा हो गया, एक सेट ऐसा हो गया, ये ओवरलैप। ओवरलैप की कंडीशन कब होगी, कि जब आपका क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ये क्लियर है, ये ए है, ये आपका क्या है, बी है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, ठीक, एक दूसरे के ऊपर। तो ये हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए, चलिए इसके बाद दोस्तों देखेंगे अगला, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखिए यहां पर जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो ऑर्डिनरी डिफरेंस से अलग है। जैसे मान लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम भले ही a माइनस बी से दिखाते हैं, तो a माइनस बी के क्या मायने हैं यहाँ पर, a माइनस बी के ये मायने हैं कि वो एलिमेंट a के, देखिए वो एलिमेंट a के जो कि b में ना हो, a के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलेंगे, a माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसा हो गया, x such that x is the element of a and x is not the element of b, ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है आपका a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब है कि a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है, ठीक है। तो आप दोस्तों यहां पर से इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये है a इंटरसेक्शन b,
है ना। तो ये इंटरसेक्शन बी है, तो अगर आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो भी बात आपकी क्या होगी, ए माइनस बी के ही बराबर होगी। बात तो एक ही पड़ी ना भाई, ए में से इंटरसेक्शन बी को मैं हटा दो ना। तो आप दोस्तों इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो ये आपके यहां से डिफाइन हो सकता है इस तरह से। ठीक, तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, ये होगा जैसे मैंने आपको बताया भाई ए माइनस बी है, एक्स इज दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ इन, एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर क्या आएगा, एंड आएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर आपने बी माइनस ए निकाला तो ये क्या होगा, बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्शन बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी बी माइनस ए। सो बी माइनस ए को कैसे डिफाइंड किया जाएगा, बी माइनस ए का होगा मतलब एक्स सच दैट x is the element of b and x is not the element of a। ये ठीक, तो ये इनको शो करने का तरीका, तो ये इस तरह से दोस्तों डिफाइन हो सकता है। तो ये b माइनस ए ये आप इस तरह से दिखा देंगे। ओके, इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, b में से आपने क्या करना है, b में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपने ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, b माइनस ए मिल जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल है, देखो जैसे a है 2 3 4 5 6 7, तो a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई a का कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए a का कौन सा एलिमेंट है जो कि b में नहीं है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम कहेंगे a माइनस बी से। तो देखिए a का कौन सा एलिमेंट है, 2 है, b में नहीं दिखाई दे रहा है। 4 है जो कि b में नहीं है, देखो 3 यहां पर है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं दिख रहा, उसके बाद 7 वो तो दिख रहा है। तो ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, और इसी तरह से आप b माइनस ए निकाल सकते हैं। b माइनस ए का मतलब है कि b के वो एलिमेंट जो कि a में नहीं है। तो b का एक एलिमेंट 3, ये तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है देखो 5 भी है। ठीक है, इसके बाद 7 ये भी दिख रहा है, 9 ये नहीं दिख रहा, 11 नहीं दिख रहा, 13 नहीं है, तो b माइनस ए हो गया। ओके, सो ग्राफ से आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। नाउ इसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपने ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। ये पूरा क्या था दोस्तों, ये पूरा पार्ट क्या था, ए यूनियन बी था। पूरा जो नीला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा नीला पार्ट क्या है, ए यूनियन बी है ना, पूरा यूनियन बी है। इसमें से आपने बीच का पार्ट हटा दिया, तो बीच का पार्ट हटा दोगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, हटा दो इस पार्ट को, तो क्या बन जाएगा, वो सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। तो आप या तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या है, बी माइनस ए। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं भाई ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप, तो आपने सिंपली इसको ऐसे डिफाइन करना है कि वो एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी के ना हो। ठीक है, यानी कि ए के या फिर बी के वो एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन ना हो, ऐसे करके आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे चलो ऊपर वाला ही हमने देखा, ये है, मान लेते हैं मुझे क्या करना है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो मैं इसका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालूंगा, जनरली हम उसको कैसे दिखाते हैं, ए डेल्टा बी से दिखाते हैं। तो आप ए माइनस बी निकालोगे, फिर बी माइनस ए निकालोगे, दोनों का यूनियन कर लोगे। तो आप देख सकते हैं दोनों का अगर आप यूनियन करें तो क्लियरली दोस्तों आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर है 2 4 6 9 11 13, ये क्लियरली है। ठीक है ना, या फिर एक तरीका क्या है कि आप वो एलिमेंट देख लो ए और बी के जो कि दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो दोनों में कॉमन नहीं है वो आपने देखना है। तो 2 3
यहाँ पर देखिए 3 है, ये 3 को कट करो, इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ 3 कट हो जाएगा। इसके अलावा और कौन है, 4, 5, 5 को भी कट करो, ये कट हो जाएगा। इसके बाद 7, इसको भी कट करो, ये भी हो जाएगा। और कोई है नहीं है, तो बाकी जो बच्चे उनको लिख दो। कौन है, 2, 4, 6, 9, 11, 13। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। यानी कि ए और बी के वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, तो दिखाने का तरीका ये है, या फिर आप इसको इस तरह से दिखाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे ये एक सेट है, ए बराबर है 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट्स रियल नंबर लाइन में, और ये यहाँ पे 1 से लेके 5 तक के। ठीक है, तो आपने a माइनस बी और b माइनस ए निकालना है, फिर दोनों का यूनियन कर देना है। ठीक है ना। अब या फिर जो मैंने आपको बताया कि आप सिंपली क्या करो कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको इस से हटा दो। तो देखिए नंबर लाइन में दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में दोस्तों ये पॉइंट है 0, इसको ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, एंड इसी तरह से इसको ले लेते हैं 4 और 5। तो अगर आप पहले सेट की बात करें, पहले सेट की अगर मैं बात करूं तो वही 0 से लेकर 3, यानी कि यहां से लेकर यहां तक है ना भाई, नंबर लाइन का तरीका। दूसरा है 1 से लेकर 5। 1 से लेकर 5 का मतलब है कि 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। ठीक, तो क्लियर है कि आपने करना क्या है कि जो इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट है, जो इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट है वो क्या है दोस्तों, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आप हटा दो। तो इस वाले पार्ट को हटा दोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, इतना पार्ट और इतना पार्ट यूनियन। ठीक, तो देखो इसने क्या है, 1 को कंटेन किया हुआ है, तो इसमें 1 नहीं आएगा, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, 0 से लेके 1। और इसमें ये आपने 3 को इसने इंक्लूड नहीं किया है, तो यहां पर 3 इंक्लूड होगा, तो यूनियन हो जाएगा 3 से लेके 5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्टली दोस्तों ही निकला है। और बाकी छोटी के लिए करोगे तो थोड़ा सा ऐसा होगा, मैं पहले ए माइनस बी निकालो जो ए में बी में नहीं है, तो आपको बता भाई ए में 0 से लेके 3 है, बी में 1 से लेके 5 है, तो 0 से लेके 1 हो गया डायरेक्टली, क्योंकि 1 से लेके 5 तक के पीछे वाले सब माइनस कर दोगे। ऐसे बी माइनस से निकालोगे तो बी माइनस से 1 से लेके 5 है, यहाँ पर 0 से लेके 3 है, तो 1 से लेके 5 में से आपने 0 में से 3 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, 3 से लेके 5 बच जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर इन दोनों का यूनियन कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तरीका बहुत अच्छा, नंबर लाइन से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, इसके बाद दोस्तों जो अगला ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब क्या है कि अगर U आपके पास यूनिवर्सल सेट है और A दोस्तों आपका कोई सेट है कि भैया वो A सबसेट है U का, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि U में से आपने A को हटा देना है, तो जो बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, A कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट को दिखाने का तरीका क्या रहेगा, X such that X is the element of U and X not the element of A। ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं, या फिर U के वो एलिमेंट जो कि A में नहीं है, ऐसे करके आप इसको डिफाइन कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि A में नहीं है, तो U माइनस ए से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, यही तो इसका मतलब है। ठीक, एंड ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ए डैश का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट, मतलब कि यू के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। तो अगर मैं ए माइनस बी की मैं बात करूं तो ए माइनस बी का मतलब क्या था दोस्तों, ये था कि भाई एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है कि जो बी के एलिमेंट नहीं है वो एक्चुअली क्या देखा जाए तो वो है आपके बी डैश के एलिमेंट होंगे, है ना। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी डैश, दिखा सकता हूँ ना।
तो यहाँ पर जब एंड आ गया तो इसका मतलब है कि होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है जो ए माइनस बी होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए की बात करूंगा तो ये क्या होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका तरीका रहेगा। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स में कुछ नोट्स हैं, इनको आप देखते चले जाओ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यू डैश की। यू डैश का मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं बनाए, अब बन गया, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, है ना। यानी कि यू के वो एलिमेंट जो कि यू में नहीं है, ये कौन से एलिमेंट होंगे, डेफिनेटली क्या होंगे, फाइव। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। इसके बाद अगर मैं फाइव डैश की बात करता हूं, फाइव डैश का मतलब है कि यू के वो एलिमेंट जो कि फाइव में नहीं है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स क्या है, सारे हैं, तो फाइव का डैश क्या होगा, यू होगा। ओके, ये आपने समझना है। इसके बाद ए की कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ए के बराबर होता है। आप इसको इस तरह से डिफाइन करिए, देखिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए डैश। सो इसका मतलब है एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए डैश, सिंपली मीन दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। सो इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के बराबर हो गया। अब ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होता है दोस्तों, ए और ए डैश के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। भाई अगर ये ए है, ये ए है, तो बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला जो पोर्शन है यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या है, ए डैश है, ए डैश है। तो अगर ये ए डैश है तो इन दोनों का यूनियन हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और ऐसे ही क्योंकि ए और ए डैश डिसजॉइंट है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, फाइव होगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश मस्ट बी इक्वल्स टू 5, ये 5 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं। तो साफ साफ दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ए कोई सेट है नेचुरल नंबर का और ये दोस्तों आपका यूनिवर्सल सेट होगा, तो ए और ए डैश ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ए डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो ए का यूनियन ए डैश करेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, और इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 के बराबर होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एल्जेब्रा है, सबसे पहला दोस्तों आता है आइडम्पोर्टेंट लॉ। आइडम्पोर्टेंट लॉ जिसे हमने मैट्रिक्स में दोस्तों डिस्कस किया था, ठीक है, ए की पावर जो 2 है वो ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आइडम्पोर्टेंट लॉ इस तरह से काम करता है, ए का यूनियन ए के संग करेंगे तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के संग करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आइडेंटिटीज लॉ। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी, देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास केवल रियल नंबर है, रियल नंबर, तो वहां पर एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, जीरो। तो ए को जीरो के संग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही वहां पर क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जो कि वन होती है। ऐसी मैट्रिक्स में भी दोस्तों हमने पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। तो ए का अगर मैं इंटरसेक्शन यू के संग करूंगा तो दोबारा ए आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ए का इंटरसेक्शन यू से करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ए आता है। सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ। एंड सिमिलरली ए का यूनियन अगर मैं 5 से कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या है,
कि जो फाई है वो आपका क्या है, ए का क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और यहां पर जो यूनिवर्सल सेट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वो आपकी क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी। तो सो फाई एंड यू आर द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन रेस्पेक्टिवली। पीछे माइक ऑफ करें। इसके बाद अगला आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए होता है। जैसे हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ में ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स एडिशन में। ऐसी दोस्तों आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी दोनों में फॉलो करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद दोस्तों अगला आता है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए जो एसोसिएटिव लॉ है यहाँ दो तरीके से डिफाइंड है। देखिए होता क्या है कि भैया ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी, सॉरी ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी तो है इसमें नहीं आया। एसोसिएटिव लॉ सिंपल है दोस्तों कि ए यूनियन बी यूनियन सी को हम सिंपली दिखाते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब किसी को भी किसी के संग एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों इंटरसेक्शन में भी हम ऐसे करेंगे, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए अगर मैं ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ही चल पाता है। ठीक है, लाइक मैं कहता हूं ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए प्लस यानी कि यहां पर डॉट को प्लस से अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो भैया ये डज नॉट इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। भाई देखा जाए तो ये तो है ना, यहाँ पर ए डॉट बी आपको समझना है, जो आपकी जो ऑपरेशन है, यहाँ पर मैंने डॉट और प्लस को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर डॉट है यहाँ पर डॉट है, तो होना क्या चाहिए, डॉट और प्लस को इंटरचेंज करके क्या होगा भैया, जहां पर डॉट है वहां प्लस आ जाएगा, जहां पर प्लस यहाँ पर डॉट आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो रूल है ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, कहां पर, रियल नंबर पे, लेकिन दोस्तों ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन में फॉलो होता है। ठीक है, अब यूनियन और इंटरसेक्शन में इवन ये दोस्तों आपका आगे जाके हम दोस्तों पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां पर ये लॉ फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत समझने वाली बात है कि ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो दोनों में चलता है, यूनियन के रिस्पेक्ट में भी और इंटरसेक्शन में। तो देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यूनियन की बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन, मान लेते हैं ये इंटू है ये प्लस है, तो क्या होना चाहिए, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, साफ साफ चल रहा है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ऐसे ही अब देखो इंटरसेक्शन यूनियन आपस में इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों के ऊपर चल जा रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन का साइन आएगा, ए यूनियन सी। एंड ऐसे ही दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक, तो दोनों के रिस्पेक्ट में चल जाता है। ऐसा ही दोस्तों क्या होता है बुलियन अलजेब्रा में भी होता है। ठीक, तो वहां पर दोस्तों ये दोनों लॉ चलते हैं, ये वाला तो चलता ही चलता है, ये वाला भी चलता है। ऐसे ही दोस्तों आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर बोथ ऑपरेशंस चलता है, चाहे आप यूनियन का इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में करें या फिर इंटरसेक्शन का यूनियन के रिस्पेक्ट में, तो दीज आर सिमिलरिटीज। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण थ्योरम जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ दोस्तों क्या सिंपली कहता है कि भैया अगर ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वो दोस्तों जनरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, बहुत आसान है, इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों की, जैसे ये है आपका एक वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट, तो दोस्तों ये आपका ए है, ये बी है,
ए बी है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये है ए यूनियन बी पूरा, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये क्या है, ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। भाई ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला पार्ट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट साफ साफ है दोस्तों की क्या है, जब यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऐसे भी मिलता है। तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी को हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड ये फाइनली किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। सिमिलरली दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, और इसके बाहर का जो पार्ट होगा, ये पूरा वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, सो इट इज जनरली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है बहुत जगह। तो ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। नाउ हियर सम फ्यू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। अब दोस्तों ये ऑपरेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहला है जो मैंने आपको डिस्कस किया, भाई ए माइनस बी है तो वो क्या होता है, इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, बी डैश के बराबर होता है। देखिए जैसे ये ए है, ये बी है, तो ए और बी, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये क्या कहलाता है, ए माइनस बी कहलाता है। तो फाइनली दोस्तों ये क्या है, ये एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, जो अभी आपको डिफाइन किया था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए की बात करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये क्या होगा, ये होगा बी माइनस ए, दिस विल बी बी माइनस ए, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये भी आपको बताया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगर a माइनस बी बराबर अगर a है, अगर a माइनस बी बराबर a आता है तो इसका मतलब ये है कि a का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि b में ना हो। तो आप इसको सिंपली कैसे कह सकते हैं, मतलब a इंटरसेक्शन b, मतलब ये है कि जो a इंटरसेक्शन b माइनस बी बराबर a आता है, तो इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, भाई ये तो है ना। अगर मैं ए माइनस बी को डिफाइन करता हूं कि ए के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, तो ए माइनस बी अगर ए के बराबर आता है, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन बी पक्का क्या रहा होगा, नल रहा होगा, फाई रहा होगा। तो ये यहां से डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ठीक, ऐसे ही दिस इज ए माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी, और अगर आप इसका यूनियन करेंगे बी से, देखिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे यहां से, अबे कल की तरह फिर प्रॉब्लम करने लगी, तुम्हारा उसमें दिख रहा है ना। तो मान लेते हैं दोस्तों, आप इसको फिर से देखेंगे, जैसे आपके पास ये वेन डायग्राम है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है दोस्तों क्या है, ये है a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी, एंड दिस पार्ट इज टोटली b। ओके, तो क्लियर है दोस्तों कि यहां से a माइनस बी का अगर मैं यूनियन करूंगा b के संग, तो क्लियरली है दोस्तों कि आपको क्या मिल जाएगा, a यूनियन b मिल जाएगा। क्लियरली है कि आपको पूरा पार्ट मिल जाएगा, देखो ये वाला पार्ट है ना। तो a माइनस बी का यूनियन b के संग करेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, a यूनियन b आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप a माइनस बी का इंटरसेक्शन करेंगे b के संग, तो डेफिनेटली दोस्तों आप यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो है a माइनस बी, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों b है।
तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाई आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर आप a सबसेट कहते हैं b का, तो अगर आप दोस्तों इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर a सबसेट है b का, तो u माइनस ए शुड बी द सुपर सेट ऑफ u माइनस बी। तो क्लियरली दोस्तों की जो a कॉम्प्लीमेंट है वो सुपर सेट होगा b कॉम्प्लीमेंट का, या फिर दोस्तों सिंपली कह सकते हैं कि b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। भाई अगर कोई सबसेट है b का, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बड़ा होगा, अगर वो खुद छोटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उतना ही बड़ा होगा, और अगर कोई बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उतना ही छोटा होगा। ये आपने समझना है, पूरा करने वाला है ना। तो ऐसे करके आपने समझना है। इसी तरह से a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये तो दोस्तों हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में बताया था। अच्छा ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे यहां पर, अभी हमने देखा था कि भैया ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये है आपका ए, ये है बी। तो यहां से दोस्तों क्लियर है कि अगर मैं इतने वाले पार्ट को, इतने वाले पार्ट को और इतने वाले पार्ट को मैं समझूं, तो ये वाला पार्ट है a माइनस बी, ये वाला पार्ट है b माइनस ए। तो ये एक्चुअली क्या है दोस्तों कि टोटल में से, ये टोटल में से आपने बीच वाले को माइनस कर देना है। तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा स्क्रीन ही अटक रही है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है यार इसमें। वैसे तो ठीक है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इसका लास्ट टाइम पे अटक जाता है ये। नॉट शोइंग, यहाँ तो दिख रहा है लेकिन सामने नहीं दिख रहा ना। सामने नहीं दिख रहा है इसका। सामने का मतलब ये है कि when we are sharing this notebook ना, so it is not working properly, it's not working properly। बीच बीच में अटक रही है, दिक्कत है यार।
एक्चुअली ये हैवी लोड नहीं ले पाती ना। इससे पहले वाला बोर्ड मैंने इसी कारण से चेंज किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा लोड नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो भी बीच में स्लो हो जाता था पढ़ाते पढ़ाते। अब ऐसे ये भी हो जा रहा है। अभी देखें जरा क्या है रिस्पॉन्स। दिस इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। ये अभी तो ठीक दिखा रहा है। अभी अटक रहा। चलिए, अभी तो नहीं अटक रहा ना, फिलहाल ठीक चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए ऐसी कुछ दोस्तों यहाँ पर थ्योरम है, वो आपके 3 सेट से रिलेटेड है। जैसे कि a माइनस बी इंटरसेक्शन से, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, 3 सेट में चला जाएगा। ये 3 सेट है, जैसे ये है आपका a है, ये b है, ये c है, इस तरह से। तो इस केस में ये आपके 3 सेट्स हो जाएंगे इस तरह से। तो ये a है, ये b है, ये c है, ये तो a b c। तो इस केस में जैसे मैं कहता हूं भाई a माइनस बी इंटरसेक्शन c, तो ये वाला पार्ट ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट। ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है, ए में से इसको हटा देना है। तो ए में से आपने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो ये हो गया ए माइनस बी, दैट इज ए में से बी को हटाओ, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ए माइनस सी यूनियन ए माइनस सी, दैट इज ये वाला पार्ट। अरे यार शिट, मेरा दिमाग खराब करके, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका a माइनस सी और a माइनस बी, तो इतना पार्ट आपका निकल के आ जाएगा ये। ठीक, तो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। सिमिलरली a माइनस बी यूनियन सी, a में से आपने क्या करना है, पूरे b उसको आपने वो कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। यहाँ पर बस आपका जो यूनियन वाला पार्ट होता है वो आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि a माइनस, देखो इसको करने का तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताऊं इसको करेंगे कैसे। इसको मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही बताता हूँ, इससे वेन डायग्राम से बेटर मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ कि बस वो कैसे समझोगे। एक बार जैसे मैं इसको मिटा दूं, ये बड़ा थोड़ा यहाँ पर सरदर्दी है इसको ना, यहाँ पर यही दिक्कत है इसके संग। बाकी सब चीजें ठीक है इसकी बोर्ड की, बस एक चीज है कि इसमें मिटता नहीं है प्रॉपरली। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे करना पड़ता है फिर। चलो, तो इसको देखिए, जैसे आप ये वाला पार्ट है, इसको कैसे करेंगे देखो। वी नो दैट कि a माइनस बी क्या होता है दोस्तों, ये होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन c है, इट कैन बी रिटर्न एज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर b को रिप्लेस कर देना है b इंटरसेक्शन c से। ठीक, तो ये हो जाएगा बाय द डी मॉर्गन लॉ, ये बन जाएगा b डैश यूनियन c डैश, and by the distributive law it will become a intersection b dash union a intersection c dash। तो ये हो जाएगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, बहुत आसान है। ठीक, बाय द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये है भैया a माइनस बी यूनियन सी। सो a माइनस बी यूनियन सी कैन बी रिटर्न एज a इंटरसेक्शन b यूनियन c का डैश। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये हम वही कॉन्सेप्ट बना रहे हैं बाय द डी मॉर्गन लॉ। ये हो जाएगा बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो जाएगा भैया ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहां पर इंटरसेक्शन नहीं आ जाएगा, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो दिस लाइक ए माइनस बी
इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्लियर दोस्तों? ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बाकी के रिजल्ट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है तो ये होता है इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी होता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको बी माइनस सी को बी इंटरसेक्शन सी डैश लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन क्या लिख दोगे, सी डैश, फिर लगा दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ऐसे करके दोस्तों कर लोगे तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ये है आपका डेल्टा, तो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आप आसानी से थ्योरेटिकली प्रूफ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।